हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई का कार्य बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी 2, 3 और 4 जुलाई को यूपीटीईटी की परीक्षा को सकुशल करवा लिया गया है और आयोग के द्वारा ये संकेत प्राप्त हो रहे हैं कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सहायक शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। जिसके चलते हम क्या करेंगे कि सुपर टेट के सिलेबस से जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो आपको प्रतिदिन करंट अफेयर भी एग्जाम आपकी ओर से मिलता रहेगा और साथ ही साथ हम लोग जीएस के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पर महत्वपूर्ण चर्चा जारी रखेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी ने यूपीटीईटी का जो एग्जाम दिया है उसमें आपने गौर ये किया होगा कि जो प्रश्न का पूछने का उनका तरीका है वो थोड़ा-सा चेंज हो गया है। थोड़ा-सा का क्या ये कहें कि बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। तो अब हम लोगों को आवश्यकता है कि हम थोड़ी डीप जानकारियाँ प्राप्त करें, मतलब हम गहन अध्ययन करें। तो आज जो हमारा जीएस के पोर्शन से यानी कि सुपर टेट के लेवल में जीएस के पोर्शन से जो पहला टॉपिक है वो पृथ्वी और पृथ्वी की संरचना पर हम लोग चर्चा करेंगे। काहे पे करेंगे? पृथ्वी और पृथ्वी की संरचना पर। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि पृथ्वी की आंतरिक और बाहरी संरचना, मतलब अगर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करें तो भूगोल या भूविज्ञान और भूभौतिकी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक विषय है। मनुष्य सदियों से उस धरती को समझने का प्रयास कर रहा है जिस पर वह रहता है। हालांकि मनुष्य आज तक पृथ्वी के भीतर केवल कुछ किलोमीटर यानी कि लगभग 12 किलोमीटर तक, क्या जिसको कहते हैं कोपा सुपर डीप बोरहोल, मतलब आज तक मनुष्य पृथ्वी के भीतर केवल कुछ किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर, मतलब कोला सुपर डीप बोरहोल तक ही प्रत्यक्ष रूप से पहुंच पाया है। लेकिन वैज्ञानिक तकनीकों जैसे कि भूकंपीय तरंगे, ज्वालामुखी उद्गार और गुरुत्वाकर्षण के विश्लेषण के माध्यम से हमने पृथ्वी के केंद्र तक की एक स्पष्ट और सटीक तस्वीर तैयार कर ली है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पृथ्वी की उत्पत्ति और प्रारंभिक इतिहास पर चर्चा करेंगे। मतलब हम क्या पढ़ेंगे कि ओरिजिन, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका जो प्रारंभिक इतिहास है वो कैसा रहा। तो देखिए, लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सौर मंडल के निर्माण के दौरान जब हमारा सौर मंडल बन रहा था तो गैस और धूल के बादलों, मतलब जिसको क्या कहते हैं नेबुला, गैस और धूल के बादल, मतलब जिनको नेबुला कहा जाता है, के संघनन से पृथ्वी का क्या हुआ, के संघनन से पृथ्वी का जन्म हुआ। ठीक है, बात क्लियर है? संघनन से क्या हुआ? पृथ्वी का जन्म हुआ। शुरुआत में पृथ्वी अत्यधिक गर्म पिघली हुई अवस्था में एक धधकते हुए आग के गोले के समान थी। कैसी थी? आग के गोले के समान थी। उसके बाद आगे देखिए, अब अगर हम इसके धात्विक विभेदीकरण यानी कि डिफरेंशिएशन प्रोसेस की बात करें तो जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके भारी तत्व जैसे लोहा और निकिल केंद्र की ओर खींचते चले गए। मतलब कहाँ पहुंच गए? पृथ्वी की केंद्र की ओर। जिससे क्या हुआ? जिससे पृथ्वी के क्रोड का, जिसको कोर कहते हैं इंग्लिश में, क्रोड का निर्माण हुआ। मतलब लोहा और निकिल कहाँ है? पृथ्वी के केंद्र में पहुंच गए, जिससे पृथ्वी के, और जिसको क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। इसके विपरीत जो हल्के तत्व थे जैसे एल्युमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम आदि क्या है कि ये सब सतह की ओर तैरने लगे, जिससे भूपर्पटी यानी क्रस्ट और मेंटल का विकास हुआ। अब इस प्रक्रिया को धात्विक विभेदीकरण कहते हैं। मतलब जो हमारी पृथ्वी थी उसमें जो भी तत्व पाए जा रहे थे उन तत्वों का जो अलग अलग ये बंटवारा हुआ है, इसी को क्या, पृथ्वी का धात्विक विभेदीकरण कहा जाता है। इसी कारण पृथ्वी आज तक प्याज की तरह परतों, मतलब लेयर्ड स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएट है, विभाजित है। बातें क्लियर हो गई? अब हम इसकी आंतरिक संरचना का वर्गीकरण देख लेते हैं।
मतलब जो हमारी पृथ्वी है, अब हम उसकी आंतरिक संरचना के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उसको समझने या समझाने के लिए वैज्ञानिक इसे मुख्य दो आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। कितने आधारों पर? दो मुख्य आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला आधार जो है, वो आधार है इसका रासायनिक संगठन, मतलब संगठनात्मक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। यह परतों के रासायनिक घटकों और खनिजों पर आधारित है। किस पर? जो परतें हैं पृथ्वी की, उनके रासायनिक घटकों और उसमें पाए जाने वाले खनिजों पर आधारित है, जिसको रासायनिक या संगठनात्मक वर्गीकरण कहते हैं। और यह वर्गीकरण इसके आधार पर, मतलब रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पृथ्वी को तीन पृथ्वी के तीन परतें हैं। पृथ्वी की कितनी परतें हैं? तीन। पहली क्रस्ट, मेंटल और कोर। उसके बाद दूसरा जो तरीका है वो है यांत्रिक या भौतिक वर्गीकरण। अब यह वर्गीकरण क्या है कि यह परतों की भौतिक अवस्था, मतलब ठोस, तरल, गैस या प्लास्टिक, ठोस तरल गैस प्लास्टिक, और उनके व्यवहार पर आधारित है। काहे पर आधारित है? व्यवहार पर। अब इसको क्या है, इसमें क्या होता है कि स्थल मंडल है, दुर्बलता मंडल है, मध्य मंडल है, बाह्य कोर है, आंतरिक कोर है। ये सब क्या है? यांत्रिक वर्गीकरण है पृथ्वी के। अब आइए हम रासायनिक वर्गीकरण की बात करते हैं। और देखिए, रासायनिक वर्गीकरण जो है, ये हर परीक्षा की दृष्टि से, जितने भी वनडे एग्जाम हैं, उन सभी वनडे एग्जाम्स की दृष्टि से जो रासायनिक वर्गीकरण है पृथ्वी का, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब एडवर्ड स्वेस नामक वैज्ञानिक ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना को तीन मुख्य परतों में विभाजित किया है। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर जो आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? स्टुअर्ट स्वेस। कौन है? या एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस, ये कौन है? ये ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पृथ्वी की रासायनिक संरचना को तीन मुख्य परतों में विभक्त किया है या विभाजित किया है। सबसे पहली परत की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली परत है भू परपटी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। अब क्रस्ट के बारे में देख लीजिए कि क्रस्ट क्या है। क्रस्ट का मतलब है कि यह पृथ्वी की बाहरी सबसे पतली सबसे बाहरी सबसे पतली और ठोस परत है। क्या है? सबसे बाहरी है, सबसे पतली है और सबसे ठोस परत है। अब दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब इस परत की हम मोटाई की बात करें, क्या अगर हम क्रस्ट की मोटाई की बात करें, तो महासागरों के नीचे यह केवल 5 से 10 किमी मोटी है, जिसको महासागरीय क्रस्ट कहते हैं। जबकि जो महाद्वीप है उनके नीचे क्या है? इसकी मोटाई 30 से 70 किमी तक है। इसको क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय क्रस्ट। तो ये बात याद रखिएगा कि जो महासागर है, महासागरों के नीचे यह केवल 5 से 10 किमी मोटी परत है, इसीलिए। और वहां इसको क्या कहते हैं? महासागरीय क्रस्ट कहते हैं। जबकि जो महाद्वीप है, उनके नीचे इसकी मोटाई 30 से 70 किमी है और इसको महाद्वीपीय क्रस्ट कहते हैं। अब अगर हम संरचना की बात करें, तो इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड प्रचलित है, सियाल। मतलब एसआई और एल। एसआई का मतलब सिलिका से है, एल का मतलब एल्युमिनियम या एल्युमिनियम से है। ठीक है। अब देखिए कि जो हमारी महाद्वीपीय क्रस्ट है, मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है। काहे से बनी है? सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सियाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। अब इसका घनत्व जो है, लगभग 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता होती है। क्या होता है? ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है। किस परत में? भूपर्पटी में ग्रेनाइट चट्टानें जो है, उनकी प्रधानता है। और पृष्ठ को सियाल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जो पृष्ठ है वो मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है, मतलब एसआई और एल की बनी होती है, इसलिए इसको सियाल कहा जाता है। अब देखिए, जो महासागरीय पृष्ठ है, मतलब जो महासागरीय क्रस्ट है उसकी बात करें, तो सीमा, उसको क्या कहते हैं? सीमा। यह परत मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, जिसे सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा। मतलब एसआई और एमजी से बनी है। इसका घनत्व कितना होता है? तो 3.0 ग्राम पर
सेंटीमीटर क्यूब होता है, मतलब इसका घनत्व जो है वो 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और यह बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। किन चट्टानों से? तो बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। अगला पॉइंट देखें, तो अगली जो परत है पृथ्वी की, उसका उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेंटल। क्या कहेंगे? मेंटल। अब मेंटल पे अगर हम चर्चा करें तो क्या है कि क्रस्ट के नीचे स्थित एक अत्यधिक विशाल परत जो पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 84% और द्रव्यमान का लगभग 67 यानी कि 67% हिस्सा घेरे हुए है। मतलब पृथ्वी का जो सबसे ज्यादा आयतन है वो किस परत में है? तो 84% आयतन में देखें अगर, तो 84% कौन बनाता है? मेंटल बनाता है। द्रव्यमान का अगर देखें तो 67, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 67% द्रव्यमान सिर्फ कहाँ और कहाँ है? तो मेंटल में है। उसके बाद हम गहराई की बात करें, यह मोहो असंबद्धता मतलब मोहो डिसकंटिन्यूटी से लेकर 2900 किमी की गहराई तक फैली है। अब ये असंबद्धता क्या है? अभी इसी वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे दूंगा। देखिए, अब इसकी संरचना की बात करें तो यह मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों, मैग्नीशियम और लोहे से बनी होती है। इसका औसत घनत्व 3.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 5.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक बढ़ता है। अब देखिए, कुछ किताबों में जो है वो जो अभी आपको मैंने सीमा पढ़ाया है, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, वो मेंटल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मेंटल को बोला जाता है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा। वैसे तो जो सीमा है वह शब्द महासागरीय क्रस्ट के लिए सर्वाधिक उचित है। सबसे ज्यादा उचित काहे के लिए है? तो जो महासागरीय क्रस्ट है उसके लिए सीमा वर्ड उचित है, मतलब वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। लेकिन ज्यादातर पुस्तकें हैं वो मेंटल को सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई मानते हैं। अब मेंटल में आपको दो बातें प्रमुख रूप से याद रखनी है। क्या? कि पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना? तो 84%। और द्रव्यमान का कितना? 67%। ये बात याद रखनी है। दूसरी आपको क्या रखनी है याद? कि यह मोहो असंबद्धता से 2900 किमी 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली परत है। उसके बाद अगली परत की ओर बढ़ते हैं, तो अगली परत है भैया हमारी क्या? क्रोड या कोर, जिसको क्या कहते हैं? क्रोड या कोर कहते हैं। अब यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है जो 2900 किमी से लेकर पृथ्वी के केंद्र मतलब 6371 किलोमीटर तक विस्तृत है। मतलब 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक फैली हुई परत कौन सी है? क्रोड। अब इस क्रोड का संरचना की अगर हम क्रोड की संरचना की बात करें तो इसको शॉर्टकट में आप निफे बोल सकते हैं। अब निफे बोला क्यों जाता है? क्योंकि यह परत मुख्य रूप से निकिल मतलब एनआई और लोहा मतलब Fe या फेरम से बनी है। इसीलिए इसको क्या निफे कहते हैं। ठीक, अब घनत्व की अगर हम बात करें, घनत्व या तापमान की बात करें, तो यहाँ का घनत्व सबसे अधिक मतलब 9.5 से कितना? 9.5 से 14.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और यहाँ का तापमान जो है वो लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है, जो सूर्य की सतह के तापमान के बराबर है। यह पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की किस परत का तापमान सूर्य की सतह के तापमान के बराबर होता है। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? क्रोड या कोर, जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। हाँ, एक पॉइंट ये देख लीजिए आप, पृथ्वी के हम यांत्रिक या भौतिक वर्गीकरण की अगर बात करें, पृथ्वी के यांत्रिक या भौतिक वर्गीकरण की अगर हम बात करें, तो भौतिक अवस्था और व्यवहार के आधार पर पृथ्वी को निम्न परतों में बांटा गया है। सबसे पहले सबसे पहली परत जो है वो है स्थल मंडल। यह 0 से 100 या 200 किलोमीटर की गहराई तक है। पूर्णतः ठोस और भंगुर होता है। क्या क्या होता है? पूर्णतः ठोस और भंगुर होता है। इसमें क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ठोस हिस्सा शामिल है। इसी से टेक्टोनिक प्लेट्स का निर्माण होता है। बातें समझ में आ गई?
इसी से क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स का निर्माण होता है। अगला जो है वो है दुर्बलता मंडल, या इसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, जो 100 लगभग 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला है। 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर गहराई तक फैला है। इसे अर्ध पिघली या प्लास्टिक जैसी, इसकी भौतिक अवस्था क्या है, अर्ध पिघली या प्लास्टिक जैसी, मतलब सेमी फ्लूइड। यह क्या है, यह अत्यधिक गर्म होती है। इसी परत के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती हैं। ज्वालामुखी का मैग्मा जो है वो यहीं से आता है। ज्वालामुखी का मैग्मा कहाँ से आता है, तो दुर्बलता मंडल जवाब होगा आपका। उसके बाद अगली जो परत है वो है मीसो मीसोस्फीयर, यानी कि मध्यमंडल। मध्यमंडल यह 400 किलोमीटर गहराई से लेकर के 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला होता है। और इसकी हम अगर अवस्था की बात करें तो उच्च दबाव के कारण ठोस होता है। इसकी भौतिक अवस्था कैसी है, ठोस है, और वो भी क्यों है, उच्च दबाव के कारण। अब यह जो है निचला मेंटल है, क्या है, निचला मेंटल है, जो अत्यधिक ठोस और मजबूत सिलिकेट से बना होता है। बातें क्लियर हो गई। उसके बाद अगला जो हमारा है वो है बाह्य कोर, मतलब बाह्य कोर मतलब आउटर कोर। अब आउटर कोर की बात करें तो इसकी जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर तक है। इसकी भौतिक अवस्था की अगर हम बात करें तो तरल होती है। कैसी होती है, भौतिक अवस्था इसकी कैसी है, तो क्या जवाब देंगे आप कि इसकी जो भौतिक अवस्था है वो तरल है। अब इसमें क्या होता है कि लोहे और निकिल की यह पिघली परत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। मतलब पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह कौन सी परत बनाती है, तो बाह्य कोर बनाती है। फिर हम बात करें जो सबसे आंतरिक परत है वो है आंतरिक कोर या इनर कोर। इसकी गहराई की अगर बात करें तो 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक, मतलब पृथ्वी के सेंटर तक 5150 से लेकर के पृथ्वी के सेंटर तक की जो परत है उसको आंतरिक कोर कहते हैं। और यह परत, इस परत की जो भौतिक अवस्था है वो अत्यधिक ठोस मतलब सॉलिड होती है। अब देखिए, प्रचंड दबाव मतलब अत्यधिक प्रेशर के कारण यह हिस्सा पिघल नहीं पाता और ठोस अवस्था में ही रहता है। बातें क्लियर हो गई। इस तरह से हमने पृथ्वी का रासायनिक और भौतिक दोनों वर्गीकरण पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद हम अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने असंबद्धता की बात की थी, तो असंबद्धता के बारे में देख लीजिए, मतलब डिसकंटिन्यूटीज इन अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी की आंतरिक असंबद्धताएं। देखिए, जब भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के भीतर यात्रा करती हैं तो अलग अलग घनत्व और अवस्था वाली परतों के मिलन बिंदु पर उनकी गति और दिशा बदल जाती है। इन सीमा रेखाओं को ही असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। मतलब क्या होता है कि जो भूकंपीय तरंगे हैं वो पृथ्वी के भीतर जब यात्रा करती हैं तो जैसे ही अलग अलग घनत्व है, हर परत का क्या है, घनत्व अलग अलग है। तो जैसे ही एक घनत्व से दूसरी घनत्व या एक अवस्था से दूसरी अवस्था वाले परत में ये भूकंपीय तरंगे पहुंचती हैं तो वहां पर जो इनका मिलन बिंदु होता है, मतलब जहां पर से अवस्था बदलती है पृथ्वी की या घनत्व बदलता है, उस स्थान से क्या होता है, इन तरंगों की गति और दिशा दोनों में बदलाव हो जाता है। और वह जो स्थान है, वह जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। उसके बाद अब देखिए डिसकंटिन्यूटीज की बात कर ले हम, तो सबसे पहले हम कोनराड असंबद्धता की बात करेंगे। यह क्या होता है कि ऊपरी कृष्ठ और निचले कृष्ठ, मतलब जो सबसे ऊपरी कृष्ठ है, सबसे ऊपरी भूपर्पटी है, और उसके जस्ट नीचे जो भूपर्पटी है उसको अलग करने का काम जो करती है, जो सीमा रेखा अलग करने का काम करती है, उसको कोनराड असंबद्धता कहते हैं। फिर मोहरोविचिक या मोहो असंबद्धता, मतलब मोहरोविचिक डिस्कंटिन्यूटी या फिर मोहो डिस्कंटिन्यूटी। अब इस डिस्कंटिन्यूटी का क्या है कि यह क्रिस्ट और मेंटल के बीच की सीमा है। मतलब यह किसको इसको अलग करती है, तो क्रिस्ट और मेंटल को जो असंबद्धता अलग करती है उसको मोहरोविचिक या मोहो असंबद्धता कहते हैं। फिर अगली असंबद्धता की अगर हम बात करें तो फिर है रेपटी असंबद्धता, रैपिडी डिस्कंटिन्यूटी। इसका काम क्या है कि यह ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल
मतलब जो अपर मेंटल है और ऊपरी मेंटल है और निचला मेंटल है, अपर और लोअर मेंटल के बीच में पाई जाने वाली सीमा रेखा को रेपेटी असंबद्धता या रेपेटी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। उसके बाद गुटेनबर्ग असंबद्धता की बात करें तो मेंटल और बाह्य कोर के बीच की सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। और फिर सबसे लास्ट आती है लेहमैन असंबद्धता। क्या है? लेहमैन असंबद्धता। यह असंबद्धता बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच की विभाजक है। विभाजक विभाजक रेखा है। क्या है? लेहमैन असंबद्धता क्या है? बाह्य कोर और आंतरिक कोर को पृथक करती है। उसके बाद अब हम बात करें कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और डायनामो सिद्धांत की, मतलब पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में बात करें तो देखिए पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसका कारण पृथ्वी का बाह्य कोर, आउटर कोर है। अभी थोड़ी देर पहले आपको जब आउटर कोर पढ़ा रहा था मैं तो आपको बताया था। अब देखिए क्या होता है कि बाह्य कोर में पिघला हुआ लोहा और निकेल लगातार गति कर रहे हैं। क्या होता है कि जो बाह्य कोर है उसमें पिघला हुआ लोहा और निकेल लगातार गति कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर दूसरा पॉइंट जो है इसके लिए वो यह है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन, मतलब जो पृथ्वी रोटेशन करती है उसके कारण इस पिघले हुए धात्विक तरल में चक्रवातीय संवहन धाराएं, वैसी कन्वेक्शन करेंट, चक्रवाती चक्रवात के तौर पर जैसे चक्रवात की संवहन धाराएं होती हैं वैसी ही संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। क्या होता है? पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर घूर्णन है उसके कारण जो लोहा और निकिल, पिघला हुआ लोहा और निकिल है, उस धात्विक तरल में क्या होता है? चक्रवाती संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। और यह जो गति है, यह गति एक विद्युत जनरेटर या डायनमो की तरह कार्य करती है। भाई लगातार वो चक्रवाती संवहन धाराएं उत्पन्न हो रही हैं तो एक प्रकार की गति उत्पन्न हो रही ना। वह गति क्या करती है कि विद्युत जनरेटर या डायनमो की तरह कार्य करती है, जिससे एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। बातें क्लियर हो गई ना? तो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो किस परत के कारण है? तो वो बाह्य परत के कारण है, आउटर कोर के कारण है। और जो आउटर कोर है उसमें भी क्यों है? क्योंकि लोहा और निकिल जो है, जो वहाँ धात्विक तरल है, पिघला हुआ लोहा है और निकिल है, उसमें चक्रवाती संवहन धाराएं हैं। ये उनकी जो संवहन धाराएं होती हैं, इसकी गति के कारण यह परत एक विद्युत जनरेटर या डायनमो की तरह कार्य करती है, जिससे एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। अब यह चुंबकीय क्षेत्र हमें, इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि यह चुंबकीय क्षेत्र हमें सूर्य से आने वाली विनाशकारी सौर पवनों और हानिकारक विकिरणों से बचाता है, जिससे पृथ्वी पर क्या है? जीवन संभव हो पाता है। मतलब अगर पृथ्वी से हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा दें, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है अगर उसको हटा दिया जाए तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। बातें क्लियर हो गई? अगर आपको ये क्लास जरा सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, जो भी कमियां हैं उन कमियों को जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे सुधार होता रहेगा। और जो भी छूट रहा है, जैसे मान लीजिए कुछ आपको लगे कि आज की क्लास में हमको ये भी बताना चाहिए था, तो वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम उस पर किसी अगली क्लास में चर्चा कर सकें। बातें क्लियर है? और दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि सुपर टेट का एग्जाम जब तक होगा तब तक आपको जीएस का हर वो पॉइंट आप तक पहुंचा दिया जाएगा जिसकी उम्मीद यह होगी कि वह परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे देखिएगा, अब हम लोग पृथ्वी की बाहरी संरचना, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अभी तक हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात कर रहे थे। अब हम पृथ्वी की बाह्य संरचना, मतलब जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो देखिए पृथ्वी केवल आंतरिक परतों से ही नहीं बनी, बल्कि बल्कि इसके ऊपर जीवन को सहारा देने वाले चार प्रमुख बाहरी मंडल पाए जाते हैं। मतलब जो जीवन को सहारा देते हैं ऐसे चार प्रमुख मंडल जो हैं वो पृथ्वी के बाहरी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहले बात करें अगर, तो सबसे पहला क्षेत्र क्या है? वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए
मतलब क्या है कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए गैसों का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% या 20.98%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.04% और बाकी अन्य गैसें भी शामिल होती हैं। अब जो वायुमंडल है, वायुमंडल को भी कितनी 5 परतों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कौन सा आता है? तो क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल या जिसको आयन मंडल कहते हैं, और उसके बाद में बाहमंडल। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको वायुमंडल की सभी परतों के बारे में बताया, जानकारी दे चुका हूँ पहले ही मैं आपको वायुमंडल से संबंधित सभी परतों के बारे में जानकारी दे चुका हूँ, और वह वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, जिसको आप अगर अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। यहाँ पर आपसे सवाल ये है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए, मतलब जो जेट एयरवेज होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट या सुटेबल, उनकी उड़ान के लिए सबसे सुटेबल वायुमंडल की कौन सी परत है? और दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्षोभ मंडल की क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? और तीसरा सवाल आपसे यह है कि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो हमारे वायुमंडल के किस परत में संभव होती है? इन तीनों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपने वायुमंडल की परतों के बारे में नहीं पढ़ा है या आपको वायुमंडल की परतों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो मैं उसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा। आप वहां से जाकर के इस वायुमंडल की परतों के बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है दूसरा जलमंडल, इसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। देखिए पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। इसमें महासागर, नदियां, झीलें, ग्लेशियर और भूमिगत जल भी शामिल है। जो हमारा जलमंडल है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना है? तो महासागर, नदियां, झीलें, ग्लेशियर और जो भूमिगत जल है उन सब को मिला करके पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% जल पाया जाता है, जो जलमंडल बनाता है, जिसे जलमंडल कहते हैं। उसके बाद हम बात करें स्थलमंडल। अब देखिए स्थलमंडल और इसको लिथोस्फीयर एक्सटर्नल कहते हैं। ठीक। अब स्थलमंडल की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की ऊपरी ठोस सतह जिस पर महाद्वीप और द्वीप स्थित है, यह मिट्टी, चट्टानों और पहाड़ों का निर्माण करती है, जिसको क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। उसके बाद फिर आता है जैवमंडल। फिर क्या आता है? जैवमंडल। देखिए जहां वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल आपस में मिलते हैं वहां जीवन पनपता है, और इसी संकीर्ण क्षेत्र को जैवमंडल कहा जाता है। अब देखिए संकीर्ण क्यों बोला गया? क्योंकि आपसे पहले ही बता दिया गया है कि पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल परस्पर मिल जाते हैं वहीं जीवन पनप सकता है। अब आप सोचें कि बीचों बीच हिंद महासागर के बीचों बीच जाके आप जो है अपना जीवन यापन कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि आपको क्या, आपको वायुमंडल की भी आवश्यकता है, आपको जलमंडल की भी आवश्यकता है और आपको स्थल मंडल की भी आवश्यकता है। बातें क्लियर है? अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर भी करते रहें। अब देखिए यहाँ तक हमने क्या किया कि पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का वर्गीकरण, सब पूरी की पूरी चर्चा कर ली है, और पृथ्वी में पाई जाने वाली जो असंबद्धताएं होती हैं उनके बारे में भी चर्चा कर ली है। हमने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी चर्चा कर ली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी की संरचना एक अत्यंत गतिशील तंत्र है। मतलब गति होती रहती है। पृथ्वी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना उसमें क्या होता है कि गति होती रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक अत्यंत गतिशील तंत्र है। और आंतरिक भाग में अत्यधिक तापमान और रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण संवहन धाराएं चलती रहती हैं, जो बाहरी सतह पर क्या भूकंप, ज्वालामुखी मुखी और पर्वतों के निर्माण यानी कि टेक्टोनिक्स जैसी घटनाओं को जन्म देती है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे पर्वतों के निर्माण की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि जहां आज हमारा हिमालय है, जहाँ आज हमारा हिमालय है वहाँ पहले
तैथिस सागर हुआ करता था। लेकिन पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी, उनकी गति के कारण क्या हुआ कि वो सागर धीरे धीरे समाप्त हुआ और आज वहां पर क्या है, विशाल हिमालय। उसके बाद आंतरिक परतों का यह संतुलन ही पृथ्वी को सौर मंडल का एकमात्र जीवित और अनोखा ग्रह बनाता है। बातें क्लियर हो गई। देखिए, आज हम लोगों ने पृथ्वी के बारे में चर्चा की है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी संरचना, इन सब के बारे में चर्चा कर ली। आपको यह क्लास कैसी लगी, हमें कमेंट में उससे बताएं। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ और बिल्कुल बेहतरीन और सटीक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।